देखो हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस पे लिया, आइस पे लिया, और उस पे आइस पे उसको छोड़ देते हैं, बहुत देर तक छोड़े रहते हैं, तो छोड़ देते हैं, छोड़ दो। उसके बाद क्या करते हैं, इस ये नहीं, इसी पे ये वाला सेल भी रखे रहते हैं, ठीक है। ये सेल भी क्या रखते हैं, ये सेल भी, और इसको एज इट इज। अब चलो कोई नहीं। इसी पे हमने इस जिस सेल में, जिस मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में हमको क्या भेजना है, क्या भेजना है, ये वाला प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल सेल को थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकेंड के लिए यहाँ पे ले जाएंगे हीटर पे, और वो हीटर का टेम्परेचर कितना होगा, 42 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे होता है डाइवैलेंट कैटायन लाइक, यहाँ पे होता है डाइवैलेंट कैटायन लाइक मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम, ठीक है। सुनो, हम लोगों ने क्या लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या प्लाज्मिड, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए और प्लाज्मिड को हमने क्या किया, ये है बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल में हमें इसको भेजना है। तो हम पहले क्या करते हैं, दोनों को आइस पे लिए हुए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और प्लाज्मिड। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को वहीं रहने देंगे, और बैक्टीरियल सेल को यहाँ से उठाएंगे, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हम लोग उसको हीटर पे रखेंगे 42 डिग्री से, और वापस जब बैक्टीरियल सेल को रखेंगे तो साथ में उसको मैग्नीशियम और कैल्शियम से ट्रीट करके रखेंगे। किससे ट्रीट करके रखेंगे, मैग्नीशियम। होता क्या है सुनो, तो सेल मेम्ब्रेन में अगर आपको याद हो तो इसमें जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसके बाहर में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है कि नहीं, हेड इसका क्या है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है कि नहीं भाई, सॉरी निगेटिवली चार्ज है कि नहीं। यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, मान लो जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, ये निगेटिव चार्ज है कि नहीं, हेड इज निगेटिवली चार्ज। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर याद है, फॉस्फेट ग्रुप इज निगेटिवली चार्ज, एंड याद करो हमने बताया था CO जो भी होता है फॉस्फोलिपिड याद है, हाँ CHCOOR होता है ना, CHCOOR एंड CHOPOOH, याद है ना। तो ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, इसी को तो कहते हो, इसको हेड कहते हो, इसको क्या कहते हो आप लोग, इसको हेड कहते हो, इसको आप क्या कहते हो, हेड, और इन ये और ये टेल। याद करो क्लास 11 बता चुके हैं। तो ये निगेटिवली चार्ज होता है कि नहीं, O-H+, ये निगेटिवली। तो ये बताओ हमारा ये सब, ये सारा का सारा निगेटिवली चार्ज होगा कि नहीं होगा। अब मान लो, अब हमने इसको आइस पे रख दिया, इस सेल को, सेल वाल भी है तो आइस की वजह से पूरा ठंडा हो जाएगा, मेम्ब्रेन वगैरह में स्टेबिलिटी, ठंडा पे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, गर्मी पे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठंडे पे मोलिकुलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। अब आइस पे इसको रख दिया तो सारा मेम्ब्रेन वगैरह स्टेबिलाईज है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसको फर्दर और स्टेबिलाईज किए हुआ है। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम कहाँ लेते हैं, 40, तो जैसे 42 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे, इन द मीन टाइम इसमें हम जब इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, उससे पहले ही इसको हम किसे ट्रीट कर देते हैं, कैल्शियम से। किसे ट्रीट कर देते हैं, कैल्शियम। अब यहाँ पे ये कैल्शियम जो है
इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के साथ लग जाएगा कि नहीं? एक कैल्शियम जो है यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के साथ लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा। अब दो कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना चाहेगा, और रिपेल करना चाहेगा तो जब हम इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, कितना डिग्री सेल्सियस पे? 42, तो वो रिपेलिंग पावर बढ़ जाएगी और क्या होगा? बीच में एक चैनल खुल जाए, मेम्ब्रेन के बीच में एक चैनल खुल जाए, और इसके जरिए क्या होगा? डीएनए या कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या प्लाज्मिक डीएनए या लीनियर डीएनए आसानी से उस चैनल के जरिए घुस जाएगा। इसको कौन सा मेथड करते हैं? हीट शॉक मेथड। पहले हम लोग क्या करते हैं? आइस पे क्या लेते हैं? प्लाज्मिक डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लीनियर डीएनए, एनी डीएनए, साथ में उसमें क्या लेते हैं? डाइवेलेंट कैटायन। क्या लेते हैं? डाइवेलेंट, लाइक कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। साथ में उसमें क्या लेते हैं? बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या कोई सा भी सेल जिसमें भेजना है। उसके बाद उसको आइस पे काफी देर तक रखे रहते हैं ताकि सब स्टेबल हो जाए। उसके बाद इसको मोनेट्री कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? 40 डिग्री फॉर अ मोमेंट, 42 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर इमीडिएटली वापस इसको होता है। तो इन द मीन टाइम क्या होता है? डाइवेलेंट कैटायन जो है ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होके बीच में पोर्स क्रिएट करता है, और उस पोर्स से क्या होता है? डीएनए, कौन सा डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए या एनी अदर डीएनए आसानी से इंटर कर जाता है। अब एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे तो लिखता है since DNA and it cannot pass through the cell membrane because cell membrane is a hydrophobic because of phospholipid bilayer tail। तो यहीं पे आप लिख लो सेल मेम्ब्रेन इज, लिखो अलग से ही लिख लो, सेल मेम्ब्रेन मेड बाय phospholipid bilayer and tail within it is hydrophobic, do not allow entry of DNA into DNA into cell. Do not allow entry of DNA into cell. Do not allow entry of DNA into cell. डीएनए को एंट्री को सेल में अलाउ नहीं करता है। सेल बाय सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज डीएनए इज हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रो। अब देखो यहां तक क्या लिख रहा है? In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made competent to take up DNA. This is done by treating them with a specific concentration such as which increases the affinity with DNA enter the bacterium through pores in its cell wall. Cell wall से मतलब ये है कि सेल वाल में ये पोर नहीं क्रिएट कर रहा है, पोर किसमें क्रिएट कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे इन इस मतलब सेल वाल से अंदर गया और फिर उसके लिए सेल मेम्ब्रेन से जाना उसके लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय incubating the cell with recombinant DNA on ice, followed by placing them at 42 degree and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up. अब कुछ बात उधर लिख दिया है, कुछ बात इधर लिख दिया है। वहाँ पे डाइवेलेंट कैटायन की बात लिखा है, इधर आइस की बात लिखा है, यहाँ पे हीट शॉक की बात लिखा है। एक्चुअल में करते क्या है, हम लोग जिस सेल के अंदर डीएनए भेजना है, कोई सा भी डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, प्लाज्मिक, कोई सा भी डीएनए, तो उस सेल को कहाँ पे रखते हैं? आइस पे। क्या रखते हैं? डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम, साथ में जो भी डीएनए भेजना हो, प्लाज्मिक डीएनए भेजना हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजना हो, लीनियर डीएनए, वो भी आइस पे रखते हैं। उसके बहुत देर तक उसको थोड़ी देर के लिए हम क्या निकालते हैं? सेल को निकालते हैं हीटर पे, जिसकी टेम्परेचर कितना हो? 42 डिग्री से, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हीटर पे रखते हैं और वापस लेते हैं। हीटर पे इसलिए लेते हैं क्योंकि जो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम अटैच रहता है उसके सरफेस पे, वो एक दूसरे को फोर्स तो कर रहा है लेकिन अलग नहीं हो रहा। हीटर पे जैसे हाई टेम्परेचर वो अलग हो जाता है, बीच में क्रिएट हो जाता है चैनल, और उस चैनल के जरिए क्या हो जाता है? हमारा डिजायर्ड डीएनए घुस जाता है। तो दिस इनेबल द बैक्टीरिया टेक अप रिकॉम्बिनेंट, तो हम कहेंगे हीट शॉक मेथड इनेबल दी अपटेक ऑफ डीएनए
थ्रू सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, यू हैव टू से सेल में, डोंट से सेल वॉल। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे हीट शॉक मेथड को? ये तो डायग्रामेटिक है, अगर ये डायग्राम बनाओगे तो आपको बोर्ड में नहीं नंबर मिलेगा, क्योंकि आपके बुक में नहीं लिखा है डायग्राम। आपको क्या करना होगा? नंबर 1 पॉइंट, पुट द सेल divalent cation and DNA, कोई सा भी, चाहे प्लाज्मिड हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, लीनियर डीएनए हो, ऑन आइस। पुट द सेल divalent cation on ice, bring the cell on heater having 42 degrees Celsius for a moment, then bring back cell on ice. Point number 4, this create a transient pore, और ट्रांजिएंट का मतलब थोड़ी देर के लिए, पोर इन सेल मेम्ब्रेन, ट्रांजिएंट पोर इन सेल मेम्ब्रेन। It allow entry of alien DNA into host, alien DNA into 3 minutes। अरे सुनो, एंट्री ऑफ दी एलियन डीएनए इनटू होस्ट, ठीक है। तो ये आप इस तरह से लिखें, तो ये 2 नंबर में बोर्ड में भी आ सकता है, तो आप ऐसे लिखें, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर एमसीक्यू में अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, एमसीक्यू में बच्चे क्या गलती करते हैं, तो क्वेश्चन आता है हीट शॉक मेथड, ना, हाँ बोल दे फ्रीज में डाल दे उसको, जो लाया है ना सामान उसको फ्रीज में डाल दे। हीट शॉक मेथड अलाउ एंट्री ऑफ डीएनए, नंबर ए सेल वॉल, नंबर बी थ्रू सेल मेम्ब्रेन, नंबर सी बोथ, डोंट से बोथ, नन, यू हैव टू से ओनली सेल मेम्ब्रेन। कई बार बच्चे सेल वॉल कर देते हैं, कई बार बोथ कर देते हैं, नहीं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो ऑलरेडी पोरस होता है, तो ये हो गया। अब देखो हमारे पास एक हाउस सेल है, ये है हाउस सेल। अब ये मान लो ये है कोई सा भी यूकैरियोटिक हाउस सेल है, ये एक यूकैरियोटिक हाउस सेल, ये इसमें इसका न्यूक्लियस, और ये इसका सेल वॉल है। ये इसका सेल है। अब मान लो मैं बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है, प्लांट सेल है। अब फंगल सेल है तो फंगल सेल में क्या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन से तुम भेज सकते हो क्या डीएनए? नहीं भेज सकते। क्या आप रेट्रोवायरस से भेज सकते हो? नहीं। अगर मोनोकॉट है तो क्या रेट्रोवायरस से भेज सकते हो? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन से भेज सकते हो? क्या किसी प्लाज्मिड के जरिए भेज सकते हो? मान लो अगर ये मोनोकॉट है, नहीं भेज सकते, तो क्या करो? अगर इस यूकैरियोटिक हाउस सेल को हमें
अपने हिसाब से बनाना है, इसको मॉडिफाई करना है। और ना तो मैं इसमें रेट्रोवायरस से भेज सकता हूँ, ना किसी प्लाज्मिड के जरिए भेज सकता हूँ, ना एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करके, ना बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करके, ना हीट शॉक मेथड के जरिए इसमें इंटर कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हीट शॉक मेथड ऑलवेज वर्क, दे डू नॉट ऑलवेज वर्क, हीट शॉक मेथड नॉट ऑलवेज वर्क। तो हम हीट शॉक मेथड के जरिए भी नहीं भेज सकते। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या इस हम हार मान लें कि इस सेल को हमें नहीं बना नहीं सकते? नहीं। तो साइंस और साइंस के स्टूडेंट हार नहीं मानते। अगर वाकई में साइंस के स्टूडेंट हो तो हार नहीं मानो। साइंस और साइंस का स्टूडेंट हार नहीं मानता। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो या साइंस के स्टूडेंट आपको हार मान रहे हो तो फिर यू आर नॉट एबल टू स्टडी साइंस, ठीक है ना। और आपको पढ़ने का कोई हक भी नहीं है कि साइंस पढ़ो। तो रिकम्बिनेंट बायोलॉजिस्ट ने, सुनो, रिकम्बिनेंट बायोलॉजिस्ट ने दूसरा, अरे यार, रिकॉम्बिनेंट बायोलॉजिस्ट ने, जेनेटिक इंजीनियर ने दूसरा मेथड निकाला। और क्या मेथड निकाला? डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन। डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन। व्हेन वेक्टर ऑब्लिक शॉक मेथड do not able to transfer desired DNA oblique then desired DNA, then direct method of gene transfer is used. एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर क्या होता है? जीन ट्रांसफर में आता है, जीन नहीं, डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ऑब्लिक डीएनए, जीन ऑब्लिक डीएनए ट्रांसफर में क्या क्या आता है? तो इसमें आता है माइक्रो इंजेक्शन, इसमें आता है जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड, और इसमें आता है तीसरा केमिकल मेथड। ये हालांकि आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में यही दोनों है, आपके बुक में सिर्फ यही दोनों है, आपके बुक में यही दोनों है बस। और भी मेथड होते हैं एक्सेट्रा, आपको लेकिन यही दोनों पढ़ना है। अब माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं? मोस्टली फॉर, लिखेंगे मोस्टली फॉर एनिमल सेल, लिख लो, इट इज यूज्ड mostly for plants it is used। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया। when vectors या heat shock method do not able to transfer desired DNA then direct method of gene transfer is used। और कौन सा डायरेक्ट? तो माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड, केमिकल मेथड, और भी मेथड होता है। आपके बुक में सिर्फ ऊपर वाले दोनों दिया है। कौन सा है? माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन मेथड। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा है केमिस्ट्री में? पढ़ा है कि नहीं? रदरफोर्ड मेथड नहीं पढ़ा है? अरे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा है? जो इलेक्ट्रॉन को मारता है, कौन सा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पे और किस पे मारता है? एटम पे, जो, हाँ जो भी है वही वाला एक्सपेरिमेंट है। सुनो बताऊंगा अभी क्या करते हैं उसको। कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं? अल्फा पार्टिकल ना मारा जाता है किस पे? एटम पे ना, गोल्ड फाइल पे। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चला जाता है, कुछ थोड़ा सा डेविएट होता है, कुछ थोड़ा ज्यादा डेविएट होता है, कुछ रिटर्न हो जाता है, यही ना होता है। और जो रिटर्न होता है जहां से, वो एरिया क्या होता है? न्यूक्लियस।
जो थोड़ा सा तबीयत होता है न्यूक्लियस के बगल का होता है, जो बहुत ज़्यादा तबीयत होता है न्यूक्लियस के बगल का, जो थोड़ा सा तबीयत होता है थोड़ा सा दूर, और जब से रहता है न्यूक्लियस से काफ़ी अलग। यही ना है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो भी है, इसे हाँ वैसे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलो ठीक है, चलो अब आ जाओ क्या करते हैं इसमें, सुनो। तो हम लोग एक एनिमल सेल लिया, देखो मान लो ये हमारे पास हम ही लोग का कोई सेल है, जैसे मान लो किसी इंसान का जाइगोट है, इमेजिन करो, हालांकि ये बैन है लेकिन बता रहा हूँ, एक जाइगोट है किसी भी इंसान का, नाम लेना किसी भी इंसान का ठीक नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये किसी भी इंसान का जाइगोट है, इस जाइगोट में हम चाहते हैं कि इस बेबी में, इसे जो बेबी बने उसमें ये कैरेक्टर हो। कौन सा कैरेक्टर? जो कैरेक्टर हम चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इस जाइगोट को लिया और इसमें डायरेक्टली एक सिरिंज घुसाया, उस सिरिंज में अपना डिजायर्ड डीएनए लोड किया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए लोड किया, क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए लोड किया, दोनों में से कुछ भी, डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड डीएनए अलोंग विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें रिकॉम्बिनेंट में डिजायर्ड कौन है? ग्रीन, और ये डायरेक्टली डिजायर्ड, दोनों में से कुछ भी। ये कौन सा हो गया? ओनली डिजायर्ड डीएनए। और ये कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा? दोनों में से कुछ भी, और डायरेक्ट न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दिया। तो ये ऐसे इतना आसान नहीं है, इसको पूरा माइक्रोपिपिट आता है। इसके लिए क्या आता है? एक स्ट्रक्चर आता है जिसको कहते हैं माइक्रोपिपिट, इस तरह का होता है, और ये ऐसे अटैच था उस सेल के चारों तरफ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, मार्केट में नहीं मिलता है, मतलब जो लोग बनाते हैं उनके पास अवेलेबल होता है, हर जगह नहीं होता है। और उसमें सेल को रख के, और सेल, अब देखो ये सब माइक्रोस्कोप के अंदर किया जाता है। ये सारा काम बहुत ही बड़े साइज का एक माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर, क्योंकि ना तो सेल दिखता है ना आपको, ये भी बड़ा मुश्किल से दिखता है, नहीं ये भी नहीं दिखता, ये सीरीज भी नहीं दिखता है। सेल के अंदर जो डाला जाएगा वो सीरीज कोई नॉर्मल सीरीज थोड़ी होगा, 10 ml का सीरीज थोड़ी होगा, 5 ml का, 2 ml का, 1 ml का सीरीज थोड़ी होगा। तो इन सब को माइक्रोस्कोप और डिजायर्ड डीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस में घुसा दिया जाता है। अब ये डिजायर्ड डीएनए डायरेक्टली न्यूक्लियस में घुस गया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो मोस्टली चांस होता है कि ये क्रोमोसोमल डीएनए से इंटीग्रेट कर जाए और हमारा प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज लाइक दिस। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में हम लोग स्पर्म को ओवा में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डिजायर्ड डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। याद करो, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, वहाँ पे स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, वहाँ यहाँ पे स्पर्म नहीं इंजेक्ट करते हैं। यहाँ क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? डिजायर्ड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट। व्हाट वी आर इंजेक्टिंग हियर? डिजायर्ड डीएनए, और वहाँ पे क्या इंजेक्ट करते हैं हम लोग? स्पर्म में। तो यू कैन कंपेयर दिस विथ ICSI, आप लिख सकते हो, it can be compared with ICSI. It can be compared with ICSI, intracytoplasmic sperm injection. It can be compared with ICSI, intracytoplasmic sperm injection, or mostly used for एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्यों नहीं करते? क्योंकि सीरीज का निडिल टूट जाता है, लेकिन कभी कभी कर लिया जाता है, लेकिन जनरली ये एनिमल सेल में किया जाता है। अब हमारे बुक में क्या लिखा है, इतने रुक जाओ देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं है, इसमें खुला है, इसमें तो बैक्टीरिया खुला है। 1 सेकेंड रुक जाओ, देखो क्या लिखता है। अब यहाँ पढ़ो ध्यान से, यहाँ लिख रहा है in a method known as micro recombinant DNA या only desired DNA। यहाँ पे नहीं लिखा है, आप चाहो तो स्टार बना के लिख सकते हो, only desired DNA आप लिख लो अपने बुक में तो बेहतर रहेगा। डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, न्यूक्लियस ऑफ, अब ये भी नहीं लिखा है मोस्टली, आपको ये रखना है मोस्टली एनिमल सेल में, तो आप अपने बुक में ये काम कर लो। ओनली डिजायर्ड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट, दोनों में से कुछ भी इंजेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ डिजायर्ड डीएनए को इंजेक्ट कर सकते हैं या रिकॉम्बिनेंट, दोनों में से कुछ भी। तो
तो आपसे आए कि माइक्रो इंजेक्शन में क्या इंजेक्ट कर सकते हैं, और ऑप्शन में डिजायर्ड डीएनए, ऑप्शन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऑप्शन में बोथ, बोथ जाना। लेकिन अगर बोथ नहीं तो क्या चूज करना, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में देखो, अगर क्वेश्चन रहे इन माइक्रो इंजेक्शन व्हाट इज इंजेक्टेड, व्हाट इज इंजेक्टेड, और ऑप्शन में है डिजायर्ड डीएनए, ऑप्शन में है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऑप्शन में है PBR322, नन। तो इस केस में आपको सिंपली एनसीईआरटी के लाइन को याद रखना है, रिकॉम्बिनेंट, नन नहीं, रिकॉम्बिनेंट। एनसीईआरटी में क्या कहता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंजेक्टेड। इसलिए एनसीईआरटी के लाइन को याद रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर यही क्वेश्चन रहता है और ऑप्शन रहता है क्या, ऑप्शन चेंज हो जाता है, और ऑप्शन क्या रहता है, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में रहता है और फोर्थ ऑप्शन में रहता है इसमें बोथ 1 और 2, तो आप प्लाज्मिक नहीं पूछा जाएगा। हालांकि वो भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं रहता। अगर ऑल है तो ऑल भी करेंगे, बोथ 1 और 2, या ऑब्लिक में यहाँ पे कर देता हूँ ऑल। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। इसलिए कुछ चीजें अदर देन एनसीईआरटी भी जानना पड़ता है, तो आपको डिपेंड करता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है ये आपका याद होना जरूरी है। अगर ऑप्शन में है ऑल तो ऑल भी कर सकते हैं आप, ऑल भी कर सकते नहीं, यही करना है। 1 और 2 है तो 1 और 2, अगर नन है तो फिर रिकॉम्बिनेंट, नन नहीं करना है। गॉट अ पॉइंट? आपको ये क्वेश्चन लिख लेना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट है जीन गन मेथड। ये हो गया ना। अब देखो जीन गन मेथड में क्या करते हैं, एक प्लांट सेल लिया जाता है, उस प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वाल। अब मैं पहले सेल वाल ही बना देता हूँ। इसके अंदर क्या है, एक प्लांट सेल है, ये क्या है, ये एक प्लांट सेल है जिसमें ये है सेल वाल, ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इसमें ये है न्यूक्लियस, और इधर में है बॉलिंग मशीन। देखा है रे, क्रिकेट अकेडमी सब में रहता है, ये है बॉलिंग मशीन। आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, दिस इज नॉट एक्चुअली बॉलिंग मशीन। इसमें से क्या भेजते हैं, तो बॉल नहीं भेजते हैं, गोल्ड का या टंगस्टन का पार्टिकल। इससे क्या निकलता है, हाई स्पीड गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल, वेरी हाई स्पीड इससे निकलता है गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल कोटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑब्लिक डिजायर्ड। अब इन सब के ऊपर कौन सा कोटिंग है, गोल्ड का पार्टिकल है या टंगस्टन का पार्टिकल। अब फेंक रहे दे दनादन किस पे, उस सेल के ऊपर, बहुत हाई वेलोसिटी से। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, भले मास इसका बहुत कम है, ओवरऑल मोमेंटम बहुत ज्यादा है, एमबी। तो और इसके ऊपर किसकी कोटिंग है, इन पार्टिकल्स के ऊपर डिजायर्ड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट। तो ये पार्टिकल जो है ना सेल वाल को तोड़ते फोड़ते, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत ज्यादा है,
मोमेंटम बहुत ज़्यादा यहाँ पे घुसा, तो कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ आ गया, कुछ यहाँ आ गया, हर जगह फंस गया कुछ यहाँ। अब इसी में से एक यहाँ फंस गया, जो क्रोमोसोम के अंदर फंस गया उसके साथ इंटीग्रेट हो गया, उसके डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। ये जो है जीन गन मेथड या माइक्रो बायोलिस्टिक मेथड, बॉम्बार्डमेंट ऑफ टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल कोटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ओवर द प्लांट सेल। तो सारा नहीं गोल्ड का पार्टिकल या टंगस्टन का पार्टिकल नहीं घुसता है, उनमें से कुछ घुसता है किसमें, न्यूक्लियस में, और उनमें से भी कुछ इंटीग्रेट होता है किसके साथ, क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया वो डीएनए को नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगा कि नहीं। कॉल्ड है जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक, मोस्टली यूज्ड फॉर विच प्लांट सेल फॉर मे बी आल्सो यूज्ड फॉर एनिमल सेल, मे बी आल्सो यूज्ड फॉर एनिमल सेल। देखो लिखा जाता है सुटेबल फॉर प्लांट, इसका मतलब ये नहीं कि खाली प्लांट के लिए, लिखता है यहाँ पे आपके बुक में कि इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट सेल आर बॉम्बार्डेड हाई विद माइक्रो गोल्ड टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। कौन सा डीएनए, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कौन सा डीएनए, तो ये नहीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो इसमें टेक्स्ट थ्योरेटिकल फॉर्म में 2 मिनट में आप डायग्राम बना लीजिए और यहीं पे लिख लीजिए हाई स्पीड, लिखा तो है डीआरडीएनए बॉम्बार्डेड ओवर, यहीं पे लिख लो यार, फिर मैं अलग से क्या लिख, बॉम्बार्डेड ओवर प्लांट सेल, some particle coated with DNA integrate with what cell, host cell, chromosomal DNA, chromosomal DNA, host cells, chromosomal DNA। बाकी की कहानी आपको मालूम है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तो आप अब देखो प्लीज, आपके बुक में मोस्टली टर्म इस्तेमाल नहीं किया है, सीधे लिखा है प्लांट सेल एनिमल सेल। एनसीईआरटी के बुक में लेकिन आपको दोनों बात ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी के बुक में क्या नहीं लिखा है, एनसीईआरटी के बुक में मोस्टली वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, नॉट यूज्ड वर्ड मोस्टली, लेकिन मोस्टली फॉर एमआई और जीन गन मेथड जीजीएम, माइक्रो इंजेक्शन और क्या माइक्रो इंजेक्शन लिखा है सीधे एनिमल सेल के लिए, ये प्लांट सेल के। अगर बाई चांस एग्जाम में आता है कि एग्जाम में नीट के पेपर में कि जीन गन मेथड यूज्ड फॉर, और ऑप्शन में मोस्टली प्लांट सेल और दूसरा मेरा सीधे प्लांट सेल, तो डोंट गो फॉर मोस्टली प्लांट सेल, यू शुड गो फॉर प्लांट सेल। वैसे ही रहे माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज फॉर मोस्टली एनिमल सेल, डोंट गो फॉर मोस्टली एनिमल सेल। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी, हाँ अगर ऑप्शन में ऐसा ही रहता है कि जीन गन मेथड यूज फॉर मोस्टली प्लांट सेल मोस्टली एनिमल सेल इक्वली फॉर बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल फॉर फंगल सेल, तो उस केस में क्या करना है, मोस्टली प्लांट। दैट इज द रीजन वी हैव टोल्ड यू दैट थिंग, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद टॉपिक क्या, एक सेकंड में देख लूँ, कौन सा टॉपिक, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। इसके बाद जो टॉपिक है वो है अब हम लोग स्टेप वाइज हर एक स्टेप को पढ़ेंगे कैसे एक। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और हेटेरोलोगस होस्ट so that we can get desired protein oblique recombinant protein।
रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। लिख लिया, ये हो गया। ये कौन सा चैप्टर है प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? छह स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरआई, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ligation of DNA into vector, transferring the recombinant DNA into host, culturing the host cell in a medium at large scale, and the extraction of desired DNA। ये 6 स्टेप लिखो था, खुद से लिखो, 6 स्टेप को लिखो था, जल्दी से लिखो। दिसंबर में तुम लोग का पूरा खत्म करके निपटा देना है यार। तुम लोग का 11th का भी कुछ बाकी है क्या? क्या? हाँ तो कर देंगे, इंशाल्लाह कर देंगे। अगर जिस स्पीड से चल रहा है, अगर चलेगा तो कर देंगे। बस ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज अब कैसे देना है? हाँ नहीं वही नहीं बाकी, हाँ तो हो जाएगा आराम से, दिसंबर में कर देंगे। तुम लोग को देखो, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी आई थिंक खत्म हो जाएगा दिसंबर में। कितना बाकी है केमिस्ट्री में, कितना चैप्टर? जनवरी पूरा चला जाएगा। चलो तो कम से कम बायो तो हो जाएगा ना। कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी तुम लोग का खत्म हो, ताकि तुम लोग को रिवीजन का प्रॉपर टाइम लिखो। लिखो 6 पॉइंट लिखो। लिख लिया? राइट डाउन। देखो, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरआई, तीसरा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। क्या करोगे, क्या आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, सब समझाएंगे, घबराओ मत। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, दूसरा नेक्स्ट ट्रांसफरिंग ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, नेक्स्ट कल्चरिंग द होस्ट इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये 6 पॉइंट है, इसको लिखो। लिख लिया? सबसे देखो, आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, और ये याद नहीं होगा, मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही रीडिंग मार लीजिएगा। इसीलिए मैं अभी लिखवा रहा हूँ कि आप जाके घर पर रीडिंग मार लीजिए। 6 स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। कई बार नीट के एग्जाम में ये स्टेप इधर उधर लिख देगा और कहेगा विच इज करेक्ट ऑर्डर, तो आपको ये स्टेप और स्टेप को याद करने के लिए आपको रटना नहीं है। आपको जब डायग्राम और चीज़ों को दिमाग में ओरिएंटेशन बन जाएगा, अपने आप याद रहेगा। पहले आइसोलेट करेंगे सीधे डीएनए को, फिर फ्रेगमेंट करेंगे डिजायर्ड डीएनए को, फिर डिजायर्ड डीएनए को सबसे अलग करेंगे, फिर उसके बाद उसको वेक्टर से बांधेंगे, फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हॉस्ट में ट्रांसफर करेंगे, फिर हॉस्ट से लार्ज स्केल पे उसको ग्रो कराएंगे और उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट लेंगे। कैसे? एकदम एक में आप लोग को दिमाग आँख के सामने नाचेगा वो बात, आँख के सामने नाचेगा जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज दिस स्टेप्स, ठीक है ना। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमें समझना है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो समझना है। आप लोग एक काम करना, आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, यूज ऑफ डिटर्जेंट इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये होमवर्क, यूज ऑफ डिटर्जेंट आपके बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, यूज ऑफ डिटर्जेंट इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका आंसर ढूंढ के लाना, यूज ऑफ डिटर्जेंट इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका आंसर ढूंढ के लाना। यूज ऑफ डिटर्जेंट इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिटर्जेंट का क्या यूज है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में,
इसका आंसर नोट के लाना। ठीक है।